आज हमारा यूपी कांस्टेबल 32,679 100 दिन में 1,000 प्रैक्टिस क्वेश्चन के लिए हमारा दिन आज 13वां है। 13वें दिन में हम देखेंगे टॉप 10 क्वेश्चन सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारे जो चैप्टर दिए गए उनसे संबंधित क्वेश्चन। तो आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी ध्यान से पढ़ना। ए और बी प्रत्येक एक कार्य को 75 दिन में कर सकते हैं, यानी कि ए बी अकेला से 75 दिन में करेगा और बी भी दोनों यानी कि अलग अलग प्रत्येक यानी कि अलग अलग दोनों 75 दिन में करते हैं, यानी कि ए भी उस कार्य को 75 में करता है और बी भी, यानी कि दोनों की कार्य करने की क्षमता बराबर है, यानी कि ए भी 75 डेज में कर रहा है उस कार्य को और जी बी भी 75 में कर रहा। अब ये कह रहा है सवाल में आगे कि एक साथ कार्य स्टार्ट करते ए ने कुछ समय बाद कार्य छोड़ देता है, शेष कार्य बी ने किया 23 दिनों में। तो ए कार्य शुरू होने के कितने दिनों के बाद कार्य छोड़ा था? तो 75 का हम ले लगे 75 का एलसीएम हो जाएगा जी 75। तो इसका मीन्स ये हुआ टोटल कार्य अगर 75 है, 75 दिनों में ए किया तो एक दिन में कितना कार्य कर रहा है ए? एक दिन में ए करता है जी एक कार्य 1 यूनिट की, और बी करता है वो भी एक की करेगा जी 75 को जो भाग करेगा 75 से, तो एक यूनिट कार्य क्या आ जाएगी ए बी की, और ए ही आ जाएगी ए की। तो बी अकेले ने 23 दिन कार्य किया, तो देखते हैं बी अकेले ने अगर 23 दिनों में कितना कार्य किया होगा। जो व्यक्ति एक दिन में एक कार्य करता है वो 23 दिन में कितना कार्य करा होगा जी? 23 कार्य किया होगा उसने। तो 75 कार्य में से बी ने अकेले 23 दिन कार्य किया, तो 75 में से अगर मैं 23 घटा लूँ तो जो बाकी काम है वो दोनों के साथ जमा हुआ होगा, यानी कि 52 जो काम है वो कार्य कराया होगा ए और बी दोनों ने मिलकर। और ए और बी जब दोनों मिलते हैं तो कार्य होता है एक दिन में कितना जी? 2। तो यानी कि 52 कार्य अब वे कितने दिनों में पूरा करेंगे सज्जे में? तो दो मिलकर एक दिन में 2 कार्य करते हैं, तो 52 को 2 से भाग करूँगा तो मैं बताऊँगा जी 26 दिन में उस कार्य को ये दोनों मिलकर सज्जे में किया होगा। 26 दिन उन दोनों का सज्जा चला, उसके बाद ए ने कार्य छोड़ दिया था। तो ए ने कार्य कितने दिन बाद छोड़ा? 26 दिन बाद। 26 मेरा ऑप्शन दिया गया ऑप्शन नंबर डी में, तो पहले क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए और बी की गति की दरों के बीच अनुपात 2:3 है, यानी कि ए और बी का जो स्पीड का अनुपात है, अगर ए की चाल 2 है तो बी की 3 है। अब देखो स्पीड में और समय में अंतर होता है हमारा, स्पीड और समय में अनुपात होता है उल्टा जी, यानी कि ये हो जाएगा स्पीड का अगर 2:3 है तो समय का हो जाएगा 3:2। इसने कहा जी ए अपने गंतव्य पर पहुंचने के लिए बी द्वारा लिए गए समय से कितने मिनट अधिक लेता है जी? 15। तो यानी कि अगर बी 2 लेता है यूनिट समय की तो ए लेता है जी 3। तो इन दोनों का अंतर अगर हम करेंगे तो अंतर आ जाएगा जी 1 यूनिट। 1 यूनिट बराबर मेरे हो जाएगा 15 मिनट के, यानी कि 1 यूनिट में आएंगे 15 मिनट मेरे अधिक। अब ये कह रहा ए अपनी दुगनी चाल से अगर उसे तय करता तो वह दूरी तय करने में कितना समय लगता? अगर मैं ए का नॉर्मल समय ही देखूँ, नॉर्मल चाल से हो कितने में पार करागा अपने गंतव्य को, तो 15 की गुना कर लूँ ए के समय में। ए का समय जी 15 के अनुपात 3 के अनुपात में 15 थी 45। अगर नॉर्मल चाल से जाता ए तो उसे समय लगता है जी 45 मिनट। अगर चाल दुगनी करता है तो फिर समय हमारा क्या हो जाएगा जी? पहले से आधा, यानी चाल डबल करेगा तो फिर चाल डबल होने के बाद समय हो जाएगा मेरा हाफ, अर्थात मेरा समय लगेगा 22.5 मिनट। 22.5 मिनट मेरा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी राइट 22.5 के लिए। क्वेश्चन नंबर 3, एक धनराशि साधारण ब्याज पर 5% वार्षिक दर से 3 गुनी हो जाती है। अगर वह राशि 1 रुपया थी तो वह हो जाएगी जी बढ़ के 3 गुनी, अर्थात 1 से 3 होने का मतलब है कि उसे ब्याज मिलेगा 2। अब उसने कहा जी 5% वार्षिक दर से हो रही जी वह 3 गुनी, तो उन्होंने कहा उसी समय पर यह धनराशि किस दर से 6 गुनी होगी। तो पहले मैं समय निकाल लूँगा, पहले मैं समय निकालता हूँ। तो जी ब्याज अगर मुझे 2 मिला, ब्याज साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है साधारण ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन यानी कि मेरी राशि वह अगर 1 थी 1 और गुणा 5%, तो जी 5 दूनी 10 और जी 20 दूनी 40, यानी कि मेरा वह जो राशि है वह 5% की दर से 3 गुनी होने में कितना समय लेगी जी? 40 वर्ष। अब नु कह रहा है किस दर से 6 गुनी होगी। अगर वह 1 थी
अगर वह 1 थी तो मुझे करनी जी 6, अर्थात 6 करनी, 1 रुपये से 6 रुपये बनाने, तो मुझे ब्याज चाहेगा जी कितना, 1 और 6 का अंतर कितना जी 5। अब 5 का ब्याज चाहेगा कितने वर्षों में, चाहेगा जी 40 वर्षों में। तो मुझे बताना है जी यहाँ पे दर प्रतिशत। तो दर प्रतिशत का क्या फार्मूला, साधारण ब्याज 5 मिला, साधारण ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन मेरा कितना है, मैं लिया मूलधन 1 रुपया और समय है जी मेरे पास 40 वर्ष। तो देखो जी 8 पंजे 40 और 8 से काटेंगे 100 को, तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, पॉइंट लगा 8 पंजे 40, अर्थात ब्याज की जो दर होगी वह हो जाएगी 12.5%। 12.5% मेरी ऑप्शन इसमें गिवन नहीं दी गई है, यानी कि ऑप्शन यानी कि मिसप्रिंट होगी। तो इसका आंसर मेरा हो जाएगा जी 12.5%। 12.5% मेरा राइट आंसर हो जाएगा। 12.5 इसकी ऑप्शन टाइपिंग में मिस्टेक होगी, क्योंकि 1 से 3 बनी, 2 का ब्याज मिला, 5% के दर थे, कहने मतलब टाइम हमें निकालेंगे, टाइम हमें मिल जाएगा कितना जी 40 वर्ष में होगी, या 5% के हिसाब से 3 गुनी। अब मुझे करनी 6 गुनी, तो अर्थात 1 का 6 बनाना, यानी कि 5 का ब्याज लेना पड़ेगा कितने वर्षों के लिए, उसी समय के लिए, यानी 40। 5 गुना 100 और बराबर हो जाएगा मेरा बटे 1 गुना 40। तो 8 पंजे 40, 8 से जब भाग करेंगे 100 को तो देखिए हमारा कितना आ जाएगा, 8 एकम 8 बच गए, 2 8 दूनी 16 बच गए, 4 लगा पॉइंट 8 45, यानी कि 12.5% मेरी दर हो जाए क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, सेवा से सेवानिवृत्ति पर एक व्यक्ति को पेंशन उसकी सेवा काल के पिछले 3 वर्षों के दौरान औसत वेतन के आधे के बराबर है। आधे के बराबर है जी, औसत वेतन के आधे के बराबर है। अब कह रहा है उसका वेतन 1/1/1983 में था जी 380 रुपये। 1/10/83 यानी कि 10वें महीने में 1983 में, और 10वें महीने 1984 में, और 10वें महीने के 1985 में उसके प्रति वर्ष कितने रुपए की बढ़ोतरी करी जी, 40 रुपये की। अर्थात 1/10 में उसका 83 में वेतन हो जाएगा जी कितना, 40 रुपये बढ़ के 380 में, 380 में मैं 40 रुपये बढ़ाऊंगा तो यहाँ पे मेरा हो जाएगा जी 420। और जी 1/10/84 में मेरा वेतन हो जाएगा जी 420 में प्लस करूँगा, 420 में प्लस करूँगा जी 40 बढ़ेगा तो हो जाएगा जी 480। और 1/10/1985 में उसका वेतन हो जाएगा जी 480 प्लस 460 हो जाएगा, सॉरी 60, 460 होगा जी। 420 में हम जोड़ेंगे 40 तो 460 होगा ये 460, और 460 में फिर हम जोड़ेंगे जी 40, 460 में 40 और ऐड कर लेंगे तो मेरा हो जाएगा जी 500। तो ये मेरे पिछले 3 वर्षों का उसका आएगा जी वेतन। अब इसका औसत का आधा, औसत मतलब योग बटे कुल संख्या, कुल योग हो जाएगा मेरे पास कितना जी 8, ये हो जाएगा 8 8 5 13 जी, यानी कि 1380। 1380 बटे 3, 3 चौक 12, 3 छंग 18, उसका पिछले 3 वर्षों का वेतन का औसत होगा जी 460। अब उसका आधा बता, वेतन औसत वेतन का आधा यानी कि 460 का आधा, 460 का आधा यानी कि 230, यानी कि उसकी जो पेंशन बनेगी उसके पिछले 3 वर्षों के औसत वेतन है 460 और उसका आधा, अर्थात उसकी पेंशन बनेगी जी 230 रुपये। 230 ऑप्शन कौन सी में है जी, ऑप्शन डी में मेरी। क्वेश्चन नंबर 5, यदि किसी संख्या का 70% बराबर जो है वो है जी मेरा 0.35। अब ये कह रहा है उस संख्या का 120% क्या होगा, तो 1% बराबर किसके 0.35 के बटे 70 और गुना कर लगे जी 120 की, तो हम पता लग जाएगा उस संख्या का 120% क्या है। तो इसका पॉइंट हटाने के लिए नीचे 2 जीरो बढ़ा लीजिए आप, 7 से काट के 1000 पर कट जाएगा ये, और ये 5 सते 35, 0 से 0 कट गई, 12 पंजे 60, 60 बटे 1000, 60 बटे 1000 का मतलब 100, 60 बटे 100 का मतलब हो जाएगा 0.6, तो मेरा आंसर हो जाएगा जी 0.6, और 0.6 मेरा कौन से ऑप्शन में दे रखा, ऑप्शन ए में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 मेरा,
एक व्यापारी ने 25% का लाभ शामिल करने के लिए एक वस्तु की कीमत अंकित की, लेकिन अंकित मूल्य पर 16% की छूट भी दी। उसका वास्तविक लाभ कितना होगा? देखिए जी, अगर मैं उसका करिया मूल्य यानी कि सीपी कॉस्ट प्राइस 100 ले लेता हूँ और मैं उसका मार्क प्राइस करता हूँ ऐसा जिसमें मुझे 25% का लाभ हो, अर्थात मैं उसका करता हूँ अंकित मूल्य 100 में 25 बढ़ा के यानी कि 125%। अब मैं उसे बेचता हूँ क्या 1% की छूट पर जी, 16% की छूट पर बेचता हूँ, अर्थात 125 का मान घटा कर 16 100 में से यानी कि मैं से बेचूंगा 84%, मैंने कि 125 का 84%। 25 पंजे 125, 25 चौका 100, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 21 पंजे 105 यानी कि मैं उस वस्तु को बेचूंगा 105 में। तो 100 से जितने अधिक है वही मेरा लाभ है। 100 से कितना अधिक है 105 जी, 5 जी। तो यही मेरा क्या हो जाएगा जी, लाभ का परसेंट, अर्थात 105%। लाभ बटे करिया मूल, करिया मेरा कितना है जी 100, और जब मैं गुना करूँगा 100 की तो मेरा 5% रह जाएगा। तो यानी कि 100 रुपये की वस्तु मुझे 5 रुपये का लाभ होगा। तो इस प्रकार मेरा लाभ का परसेंट हो जाएगा जी 5%। क्वेश्चन नंबर 7, क्रिकेट के एक खिलाड़ी है जिसका 30 पारियों में हमारा औसत रन है जी 40। उसका सर्वश्रेष्ठ स्कोर और न्यूनतम स्कोर से कितना अधिक है जी 100 रन। इन दोनों पारियों को शामिल न किया जाए तो बाकी 28 पारियों का जो औसत होगा वो 38 होगा। न्यूनतम स्कोर मुझे पूछा गया है जी। देखो जी, 30 पारियों का औसत अगर मेरा 40 है तो मेरा 30 गुना 40 औसत गुना संख्या बराबर कुल योग, यानी कि 30 पारी में टोटल रन है जी उसके 1200। अगर दो पारी पहली हाईएस्ट और न्यूनतम अगर हटा लूँ तो 28 पारी का मेरा औसत है 38, तो 28 गुना में 38 करूँगा तो मुझे 28 पारियों का योग आ जाएगा। टोटल कितना, 28 की और 38 गुना करें 8 8 64, हासिल लग के 6, 8 दूनी 16, 8 3 24, 24 और 16 40, 40 और 6 46, हासिल लग गए 4, 3 दूनी 6, 6 और 4 10, यानी कि आ जाएगा 1064। 30 में 28 पारी का योग घटाओगे, 2 पारी का योग आ जाएगा हाईएस्ट का और जी लो का, तो इनका अंतर लेके तो अंतर आ जाएगा जी मेरे पास 136। ये आ जाएगा हाई का जो सबसे अधिक रन बनाए और लोवेस्ट का, हाईएस्ट और लोवेस्ट का योग आ गया 136, उनका अंतर है हाईएस्ट का और लोवेस्ट का 100 जी। और मुझे बताना जी उसका न्यूनतम स्कोर, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे माइनस करने पर, यानी कि हाईएस्ट हटाना तो माइनस करने पर ले लेता हूँ मैं, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ये माइनस, एच से एच कट गया, एल प्लस एल यानी कि 12, 12 बराबर किसके हो जाएगा जी 136 में 100 घटाओगे तो बच जाएगा मेरे पास 36, तो एल का मान हो जाएगा जी 36 को भाग करेंगे 2 से, वो हो जाएगा जी 18। तो यानी कि मेरा लोवेस्ट स्कोर तो है 18, अगर हाईएस्ट देखना है तो मैं क्या करूँगा 36 दोनों का योग है तो उसमें से 18 घटा लो जो न्यूनतम योग है, तो जो उसका हाईएस्ट स्कोर आ जाएगा वो आ जाएगा जी 118। हाईएस्ट स्कोर आ जाएगा जी 118, जो का हाईएस्ट पूछता तो आंसर होता मेरा 118। क्वेश्चन नंबर 8, एक निर्माता एक विशेष घटक के 2000 टुकड़ों को 50 रुपये प्रति पीस की दर से आपूर्ति करने का वचन देता है। उसके अनुमान के अनुसार यदि 5% घटक गुणवत्ता परीक्षा पास करने में असफल हो जाते हैं तब भी उसे 25% का लाभ कमाएगा वो। हालांकि 50% घटकों को अस्वीकार कर दिया गया तो निर्माता को कितना नुकसान हुआ। तो देखिए सवाल को हम कैसे बनाते हैं। देखो जी 2000 टुकड़े हैं जी हमारे पास और उनको प्रति टुकड़े को अगर 50 रुपये के हिसाब से बेच रहे का दावा किया है तो यानी कि वो बेचूंगा मैं कितने में जी 1 लाख में। अब 5% अगर घटक खराब हो गए वो असफल रहे यानी कि 2000 का 5%, यानी कि 5% 2000 का अगर मैं निकाल लूँ 2000 का 5% यानी कि 100 पीस, 100 पीस भी अगर उसके खराब रह जाते हैं तो कितने बचेंगे जी, अगर 5% उसके खराब हो जाते हैं पीस तो 1900 पीस फिर भी उसके पास बच जाएगा। और 1900 को अगर मैं 50 प्रति पीस के हिसाब से बेचे तो फिर कितने पीस जाएंगे जी उसके पास, कितने रुपए आओगे जी 95,000 रुपये। यहाँ पे भी 5% खराब होने के बाद भी उसे क्या 1% का लाभ होता है जी 25 का, अर्थात 95,000 में बेच रहा जब भी उसे लाभ हो रहा 25 का, तो यानी कि 100 + 25 यानी कि 95,000 की जो वैल्यू है
वो आया जी 100 प्लस 25 अर्थात 125% की। और 95,000 पर अगर बेचने में 25 का लाभ हो रहा तो यानी कि वो माल कितने रुपए का है उसका करियर अगर मुझे देखना है करियर निकालना है तो मैं निकाल लूँगा जी 100% की वैल्यू की 100% होता है हमारा करियर मूल। नो प्रॉफिट नो लॉस। 25 पंजे 125, 25 चौका 100 और 19 पंजे 95 तो यानी कि 19 चौका 76 यानी कि मेरे पास जो होगा जो पीस का जो मुझे लागत आओगे बनाने में निर्माता को वो 76,000 का माल को 1 लाख में बेचा था। 1 लाख में तो अगर वो सोचता है कि 5% भी पीस खराब हो गए फिर भी 95,000 में उसका माल चला जाएगा तो फिर भी उसको कितने का लाभ होगा 25% का। तो यानी कि वो जो माल बनाता है वे 2,000 टुकड़े वे टोटल मेरे कितने रुपए के थे उसके हिसाब से जो लागत आई 76,000 की। अब नु कह रहा कि 50% घटक उसके फेल हो जाते हैं यानी कि अस्वीकार कर दिए जाते हैं। यानी कि 2,000 का 50% अगर अस्वीकार कर रहे यानी कि आधा यानी कि 2,000 का आधा का मीन्स हो जाएगा 1,000। 1,000 अगर पीस ही स्वीकार करे जाते हैं बिकते हैं उसके 50% पीस के हिसाब से तो यानी कि उसको कितने रुपए मिलेंगे अगर 50% स्वीकार कर दिए गए अस्वीकार यानी कि 2,000 पीस में से केवल 1,000 पीस लिए जाते हैं उसके 50 रुपये प्रति पीस के हिसाब से तो उसका रुपए मिलेगा उसका कितने जी 50,000 रुपये मिलेगा पर लेकिन लागत आई उसकी 2,000 पीस बनाने में कितनी जी 76,000 का जो माल है 50 में अगर दिया जाएगा तो उसे कितने का लॉस होगा जी 76,000 और 50,000 का जो अंतर होगा वो होगा जी हमारा 26,000। तो 26,000 रुपये का अंतर होगा यानी कि 76,000 की लागत लगाया गया उसे केवल रुपए आते हैं उसके जेब में 50,000 तो क्या 1,000 का उसे लॉस है जी 26,000 की ऑप्शन मेरे पास ऑप्शन किस में है जी ऑप्शन बी में है जी। क्वेश्चन नंबर 9 एक कार को 6400 रुपये में बेचने पर श्री राव को 20% की हानि होती है अर्थात 100 में से 20 घटाओगे हम कहेंगे जी जो बेच रखा हो माल परसेंट में जो बेच रखी कार वो 80% बेच रखी रुपये में बेच रखी जी कितने में जी 6400 रुपये में। अब 20% की आने तो 100 में से मैं 20 घटाएगा कार का मूल परसेंट में 80 है परसेंट है रुपये में है जी 6400 रुपये। मुझे कार का करियर मूल निकालना कार का करियर मूल यानी कि नो प्रॉफिट नो लॉस करियर मूल की वैल्यू होती है 100%। 1% की वैल्यू देखने के लिए 6400 को भाग करूँगा मैं 80% से और 100% की वैल्यू काटने के लिए गुना कर दूंगा मैं 100 की जी 64 को ये टोटल काट देगा जी 80 बार 80 की गुना करूँ मैं 100 में तो मैं कह सकता हूँ 80 गुना 100 अर्थात मेरा 8,000 रुपये यानी कि कार का करियर मूल्य है जी 8,000 रुपये। 8,000 कौन सी ऑप्शन में मेरा जी ऑप्शन सी में। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है निम्नलिखित समीकरण में Q का अधिकतम मान ज्ञात कीजिए। समीकरण क्या है मेरे पास 5P9 3R7 और जी 2Q8 और इन सब को जोड़ के बताओगे जी 1117। अब Q का अधिकतम मान मुझे निकालना देखो Q का अधिकतम मान निकालना तो P का मुझे और R का मान बहुत लोवेस्ट रखना पड़ेगा। लोवेस्ट यानी कि इससे लोवेस्ट तो मान मैं कुछ रख नहीं सकता इन दोनों का तो इन दोनों का मान मैं 0 रख लेता हूँ तो फिर देखता हूँ मैं जब मेरा मान Q का अधिकतम पॉसिबल हो सकता है 9 और 7 16 16 5P और 3 7 और 8 अच्छा जी 9 8 17 9 और 7 हमारा 16 16 और 8 हो जाएगा मेरे पास 24 तो 9 और 8 7 16 यानी कि यहाँ पे 4 आएगा यहाँ पे 7 की पॉसिबिलिटी नहीं बनने की 7 तो कैसे जोड़ में आने का ही नहीं हमारा यहाँ पे तो ये हमारा वर्ड जो है यहाँ ये आएगा 9 और 7 16 16 और 8 24 तो यानी कि लास्ट का अंक मेरा क्या होगा जी 4 होगा तो हासिल मेरे लग जाएंगे 2। अब मैं यहाँ पे P का मान 0 रखूँगा R का मान 0 रखूँगा तो Q का मान यहाँ पे 2 मेरा हासिल भी जुड़ेगा और यहाँ पे मेरा होना चाहिए क्या भाई यहाँ पे आना चाहिए मेरा कितना 1 और 2 मेरा हासिल है तो मैं यहाँ मैक्सिमम 0 0 अगर मैं यहाँ Q का मान 9 रख दूँ 9 और 2 11 हो जाएगा 1 बन जाएगा तो हासिल लग गया मेरे पास 1।
5 3 8 8 2 10 10 और 1 11। तो है ना क्यू का मान अधिकतम जो मेरा पॉसिबल है वो हो सकता है जब मैं पी और आर का मान न्यूनतम रखूँगा। न्यूनतम मान होता है 0 मेरा, तो यानी कि क्यू का मान अधिकतम मेरा होगी वैल्यू यहाँ पे 9 की, और ये मेरा 1117 नहीं है 1114 होगी मेरी वैल्यू यहाँ पे बराबर इनके। तो आज के 10 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हुए। नेक्स्ट दिन 14 में फिर मिलते हैं 10 क्वेश्चन के साथ।